हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 21 जून। तो वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। इसका थीम है योगा फॉर वेलनेस, यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पिक्चर भी है, ये पोस्टर दिखाया गया है योगा का। तो कुछ और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आगे न्यूज़ भी है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है कोविड-19 से जो मौतें हुई हैं उनका ये प्रमाणन करने की बात कर रहे हैं, यानी कि उनको वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बात हो रही है कि यहाँ पे कोरोना से मौतों पर परिजनों को नहीं दे सकते हैं 4-4 लाख रुपए, ये बोल रही है केंद्र सरकार। ये यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया, राष्ट्रीय आपदा मानकर दें मुआवजा। तो याचिकाकर्ता है जिन्होंने पेटिशन डाला है, WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत सहायता की घोषणाएं की हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की एक याचिका आई सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहाँ पे सरकार ने अपनी दलील दी है कि सरकार बोल रही है कि इसके पास इतना अरेंजमेंट, इतना फंड नहीं है कि वो इन लोगों को 4-4 लाख रुपए कोरोना से मौत के कारण दे सके। दूसरी बात ये भी बोली है उन्होंने यहाँ पे कि यदि एक बीमारी से मुआवजा दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बीमारी से मुआवजा भी लोग मांग सकते हैं, तो ये फिर भेदभाव होगा कि उस समय मुआवजा नहीं दिया गया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये बीमारी से मौत पर प्रावधान ही नहीं, केंद्र ने आपदा कानून की विस्तृत जानकारी दी। हलफनामे में कहा गया कि आपदा कानून के तहत सिर्फ बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में मुआवजा दिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि जो फ्लड आ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ पे मुआवजा का प्रावधान है। बीमारी से मौत पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक बीमारी से मौत पर मुआवजा दिया गया और दूसरी के लिए नहीं दिया गया तो वह गलत होगा। इसके साथ ही सरकार ने फिर दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि नीतिगत मामलों को कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए, न्यायपालिका कार्यपालिका की ओर से फैसला नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ये है स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा के आधार पर जो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 50 वो कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करें। तो इस प्रकार की ये बात की जा रही है इस लाइन के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी निकल के आ रही हैं कि अगर ऐसा होता है कि मुआवजे की जब बात निकल के आएगी सामने कोविड-19 के कारण, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे लोग जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए थे, उनके भी नाम आने लग जाएंगे लिस्ट में। यानी कि यदि अभी तक जो गवर्नमेंट आंकड़ा है 2 लाख का, 2.5 लाख का टोटल जो मौतें हुई हैं, वो कहीं बढ़ता हुआ आपको दिखता नजर आएगा, क्योंकि इसका रीज़न रहेगा कि ये जो मुआवजे की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सवालों के घेरे में भी ये केंद्र सरकार, ये कुछ यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसी बातें चल रही हैं कि उनको किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए। इसको नेशनल डिजास्टर मान के मुआवजा की डिमांड की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हाथ यहाँ पे खड़े कर दिए हैं कि वो इस मामले में मुआवजा नहीं दे सकती है, किसी प्रकार का कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकती है। इतने फंड्स, इतनी एबिलिटी नहीं है केंद्र सरकार के पास। यहाँ पे बात की जा रही है विश्व योग दिवस की। आज 21 जून है। आपको पता होगा, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। तकरीबन आई थिंक 14 घंटे के आसपास आज सूरज की रोशनी रहेगी। तो 21 जून को बनाया जाता है विश्व योगा दिवस। भारत के साथ आज सारी दुनिया करेगी प्राणायाम। तो ये आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये मनाया जाता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पहलू हैं इसके संबंध में। सबसे पहले जो योगा दिवस है, इसको इंटरनलाइजेशन करने का जो काम किया गया मोदी सरकार के द्वारा किया गया। 2014 में मोदी सरकार चुन के आई, UN के जनरल असेंबली में इसे योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया, अपनाया गया। तो इसके कारण ये फेमस हुआ पूरी दुनिया के अंदर। ये सॉफ्ट पावर कूटनीति भी एक बोल सकते हो भारत की, जो कि प्रभावी तरीके से काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो 2014 में निकल के आता है, इसे मतलब कि परमिशन मिल गई, इसे अप्रूवल मिल गई UN असेंबली के अंदर। और 2015 21 जून से पूरे विश्व में इसे मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये है इसकी हिस्ट्री। और इस बार क्या हो रहा है खास कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज़ादी अमृत महोत्सव, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आज़ादी अमृत महोत्सव, भारत के जो 75 साल हैं पूरे होने जा रहे हैं वो 2022 में।
तो इसके तहत देश के 75 स्थानों पर योगा एंड इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, योगा एंड इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम। तो ये सारी कुछ न्यूज़ है, आर्टिकल है, इसके द्वारा बताई गई है यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट है, योगा दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है एक रोबोट की। तो बात कर रहे हैं कि अगले साल 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे इस प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि ये राजनीतिक नेताओं की बजाय ह्यूमनॉइड रोबोट से चुनाव प्रचार किया जाएगा। पूर्णतः स्वदेशी दूत नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट हैं। अलग अलग आवाज़, चेहरे पहचानने, हाव भाव समझने और उसकी नकल करने में सक्षम है रोबोट। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर इनको डेवलप किया गया है। तो चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, यहाँ पे इन 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। तो ह्यूमनॉइड्स को मुंबई के इनोवेटर हैं संतोष होलावले, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नाम याद रखिएगा इसका। तो ये देख सकते हैं रोबोट की यहाँ पे पिक्चर है, जो कि चुनाव के दौरान काम आएगा। देखते हैं किस प्रकार से ये काम करेगा, आपको देखने को मिल जाएगा 2022 में। तो इस प्रकार की तकनीक भी डेवलप की गई है आज के इस इरा में। ये बात की जा रही है एक वेब सीरीज की, इसका नाम है ग्रहण। तो ये वेब सीरीज में इसको लेकर के कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया है सिख समुदाय के द्वारा। इस वेब सीरीज में दिल्ली व झारखंड के अंदर 1984 के दंगा पीड़ितों ने सिख समुदाय की भावना को ठोस पहुंचाने का काम यहाँ पे किया है। ये जो वेब सीरीज़ बनाई गई है यहाँ पे, तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस प्रकार की वेब सीरीज़ मतलब कि दिखाई जाती हैं। तो उसको लेकर के ग्रहण को ये नोटिस दिया गया है वेब सीरीज़ को। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है पत्रिका के अंदर इसके बारे में। ये बात की जा रही है यहाँ पे कि अथाह संपत्ति की वारिस बनाने का दिया था झांसा। साइबर ठगी की ये बात है पूरी। महिला बन महिला से दोस्ती की यहाँ पे, फिर 2.5 करोड़ रुपए ठगे और अब पकड़ा गया। तो ये बताया गया, देख सकते हैं ये शख्स है यहाँ पे 55 बैंक खातों में जमा कराई थी ठगी की रकम। नाइजीरियन गैंग से भी आरोपी की सांठगांठ। तो क्या चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है, SOG की, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान के अंदर। 2.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले साइबर अपराधी यानी कि जो साइबर क्रिमिनल है को गिरफ्तार किया गया है। SOG की ADG अशोक राठौर ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित महिला से फेसबुक पर दोस्ती की और फिर उसे $3.9 मिलियन की संपत्ति का वारिस बनाने का झांसा दे रकम ठग ली। उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर स्थित कोतवाली में गुंजन शर्मा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो इस प्रकार के साइबर जो ठग होते हैं, आप उनसे बच कर रहिएगा। आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप उसमें आसानी से फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आपको किस प्रकार से ठगा जा रहा है। वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। साइबर स्पेस, साइबर वर्ल्ड है पूरा। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, ताकि आप इस प्रकार के अपराध से आप दूर रह सकें, आपके साथ ये ठगी ना हो सके। तो आप थोड़े से सतर्क रहिएगा इन चीज़ों को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा देखा गया है साइबर क्राइम कोविड-19 के दौरान भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई थी इस कारण भी। ये एक न्यूज़ है गोडावन के बारे में। तो गोडावन के संरक्षण पर करोड़ों खर्च किए गए हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। तो राजस्थान के सरताज की सुरक्षा के लिए नहीं पूरा स्टाफ। तो बताया गया है ये कि स्टाफ भी प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। 67 पदों पर कार्यरत हैं, 52 पद रिक्त हैं यहाँ पे। बात की जा रही है डेजर्ट नेशनल पार्क की, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है। इसका एरिया यहाँ पे बताया गया है 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। काफ़ी बड़ा है ये एरिया इसका। तो यहाँ बात की जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। इम्पॉर्टेंट बर्ड है ये। राजस्थान का सिरमौर भी इसे बोला जाता है और राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है ये। तो इसके संबंध में यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। तकरीबन 75 से 80% इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो यहाँ पे मेजर रीजंस कुछ बताए गए हैं इसकी पॉपुलेशन के कम होने के, इसकी जनसंख्या कम होने के। पहला बताया गया कि हैबिटाट जो होता है इसका वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है लोगों की, कृषि क्षेत्र बढ़ रहा है लोगों जो किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ये 3 इसके कारण बताए गए हैं कि जिसके कारण जो उसका हैबिटाट है उसका लॉस हो रहा है। हैबिटाट आप समझ सकते हैं जहाँ पे ये जो इसके आवास रहते हैं, जो रहने के स्थान है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं इन 3 एक्टिविटीज़ के द्वारा। ये पहला रीज़न। दूसरा बताया गया है कि लार्ज इन साइज़ होती है, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी बड़ा पक्षी है और ये उड़ने में भी सक्षम है। तो यूजुअली क्या होता है कि ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाता है ये, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई तक, जो आकाश में ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है।
तो उसमें क्या होता है, इट टेक लो फ्लाइट्स विच ऑफन रिजल्ट इन डेथ्स ड्यू टू कॉलिजन विद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के इस प्रकार से जो लाइंस जारी होती हैं इन एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे इसका टकराव हो जाता है इन तारों से, और जिसके कारण कि इसकी डेथ हो जाती है। ये इसका दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि ये आकाश में ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, काफ़ी लो इसकी फ्लाइट रहती है, तो उसके दौरान इसका जो ये टकरा जाता है इन तारों से, जिसमें कि इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका दूसरा रीज़न है। तीसरा है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं, जो सड़क पे जो घूमते हुए कुत्ते हैं, जो कि आवारा कुत्ते हैं, विच आर नोन टू अटैक द बस्टर्ड एग्स एंड यंग वंस। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एग्स हैं, उसके जो यंग बच्चे हैं, उनको भी कुत्तों के द्वारा मार दिया जाता है। ये भी इसका एक रीज़न है यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन कम होने का। पोचिंग आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज़, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बाहर जो पोचिंग की जाती है, वो भी इसका एक रीज़न है कि इसकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती जा रही है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीज़न है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का किस किस प्रकार से कहाँ पे मिलता है ये। तो फॉर्मली वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर ये मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा एट प्रेजेंट इट्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 200 अक्रॉस राजस्थान। तो राजस्थान में जो इसकी जनसंख्या बताई गई है तकरीबन 200 के आसपास है, उससे भी कम है। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो उसका आइडिया होना चाहिए। राजस्थान से गुजरात की सीमा लग रही है, गुजरात से महाराष्ट्र की सीमा लग रही है, राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है। इसके अलावा महाराष्ट्र से कर्नाटका की सीमा भी लगती है, और फिर है ये आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ राज्य हैं जिनमें कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। टिपिकली इट इज़ फाउंड इन कच्छ, गुजरात। ये एरियाज़ के बारे में बात की जा रही है अब स्टेट के अंदर। सोलापुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर एरिया है। कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर एरिया है। बेलेरी कर्नाटका के अंदर एरिया है। पॉकेट्स ऑफ राजस्थान है, कई सारी राजस्थान की पॉकेट्स में इसको पाया जाता है। उसको प्राइमरीली मुख्य रूप से ये कहाँ मिलता है, इसका जो पॉपुलेशन मेनली मिलती है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है। तकरीबन 3200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। वहाँ पर ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है मुख्य रूप से। हालांकि और भी कई जगह पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बताया है ये। और इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। अब मुझे बताइए IUCN की रेड लिस्ट कब जारी हुई थी, किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था IUCN रेड लिस्ट जारी करना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बात की जा रही है मोबाइल में घुसकर यूजर्स के खाते साफ कर रहा है जोकर। तो जोकर क्या है ये एक प्रकार से मोबाइल के अंदर, जैसे कोविड-19 हमारी बॉडी के अंदर जा करके हमारे पार्ट्स जो है, हमारी जो फंक्शनिंग है उसको ख़राब करता है, इसी प्रकार से जोकर है ये एक प्रकार से वायरस है, जोकर आप बोल सकते हैं, मेलवेयर है मोबाइल्स के अंदर। तो मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कई सारी एप्लीकेशन जो होती हैं प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ पर उनको ये इम्पैक्ट करता है जोकर। वहाँ पे उनको उनकी फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है, आपके डेटा को वहाँ पे गैदर करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है ये जो ऐप है जोकर। तो बताया गया है कि जोकर एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। तो यहाँ बताया गया है कि ये मेलवेयर है, सबसे पहले जुलाई 2020 में सामने आया, तो गूगल ने इसका समाधान ढूंढ लिया था। अब एक बार फिर से इसने 8 ऐप के कोड बदलकर गूगल प्ले स्टोर में घुस गया है ये। तो गूगल प्ले स्टोर में 8 ऐप के इसने कोड बदल दिए हैं। ऐप का नाम याद रखिएगा, यदि आपने भी इसको डाउनलोड किया है ऐप को, तो आप उसे अनइंस्टॉल ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये है ट्रैवल वॉलपेपर, सुपर SMS, मस्ट, मैजिक SMS, फ्री कैम स्कैनर, ब्लू स्कैनर, वन सेंटेंस ट्रांसलेटर, यूनिक कीबोर्ड, फैंसी फ़ॉन्ट और फ्री इमोशंस जैसे ऐप अपडेट करने पर यह मोबाइल में घुसकर SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डेवलपर इन्फॉर्मेशन सहित अन्य जानकारियाँ पढ़कर उनका दुरुपयोग करता है। तो यदि इन 8 में से आपने भी किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये अभी चेतावनी जारी की गई है। इस प्रकार से गूगल की 8 जो ऐप हैं गूगल प्ले स्टोर पे, उसको यहाँ पे इन्होंने हार्म पहुँचाया है, इस जोकर ऐप के द्वारा हार्म पहुँचाया गया है। तो ये एक मेलवेयर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। आपको पता है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव हो गया है। अभी हमने एक न्यूज़ डिस्कस भी की थी इसके संबंध में, ये ईरान के संबंध में न्यूज़ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हैं हसन रूहानी साहब, ये अभी प्रेसिडेंट नहीं रहे ईरान के अंदर, और ये है नए प्रेसिडेंट चुन करके आए हैं इब्राहिम रईसी से आप याद रखिएगा, और ये है हसन रूहानी, तो नाम जरूर याद रखिएगा। ये इनकी पिक्चर है। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं काफ़ी, तो कट्टरपंथी भी इनको बताया गया है न्यूज़ आर्टिकल के अंदर।
इब्राहिम रईसी जी को, और ये हैं पुराने हसन रूहानी साहब। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत ईरान के संबंध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ईरान की आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ये है भारत। यहाँ पे भारत चाहबार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है भारत और इंडिया और ईरान के रिलेशन को लेकर के। और यहाँ पे एक हार्मुज स्ट्रेट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है हार्मुज स्ट्रेट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, फिर ये अरेबियन सी आ जाता है, ओमान सी यहाँ पे आता है, गल्फ ऑफ अदन है यहाँ पे, यमन आप देख सकते हैं इसके पास। तो ये जोग्राफिक एक लोकेशन है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ईरान के ऊपर ये कैस्पियन सी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कैस्पियन सी के बारे में कि क्या ईरान से इसका बॉर्डर शेयर होता है, कि हाँ बिल्कुल होता है इससे बॉर्डर शेयर ईरान का। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तापी, आपने नाम सुना होगा, TAPI। इससे क्या होता है, ये एक पाइपलाइन है, नेचुरल गैस है, कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी, यहाँ से नेचुरल गैस इंडिया लाई जा रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से 4 देश हैं, ये है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ये इम्पॉर्टेंट परियोजना है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो और कुछ हम देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में अभी। तो ईरान में रईसी की जीत से और मजबूत हो सकती है दमनकारी ताकतें। तो ये कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं रईसी। तो ये इनके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि टाइमलाइन देखिए आप, इंडिया और ईरान के रिलेशन को लेकर के चाहबार और फरजाद बी, ये इंपॉर्टेंट 2 इश्यूज़ हैं, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक इशू है कि ईरान का झुकाव है वो चाइना की ओर ज़्यादा हो रहा है अभी, जब से USA और ईरान के बीच तनातनी की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो वो भी इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। 2002 में एक कंसोर्टियम ऑफ ONGC विदेश जो विदेशों के अंदर जो ऑयल फील्ड्स, ऑयल की खोज करने का काम करती है, वो ONGC विदेश का काम होता है। ONGC इंडिया के अंदर भी है, लेकिन ONGC विदेशी देशों के अंदर इस प्रकार का काम करती है। तो IOC एंड ऑयल इंडिया साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन एट फरजाद बी। नाम याद रखिएगा, ये फरजाद बी तेल संबंधी है, यानी तेल की यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था, तेल को यहाँ पे, तेल का एक पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था ONGC के द्वारा और ऑयल इंडिया के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, फरजाद बी ब्लॉक पूछा सकता है, कहाँ पे है, ईरान के अंदर है, और भारत ईरान के संबंध को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी 25, 2003 की यहाँ बात की गई है। फॉर्मर PM है अटल बिहारी वाजपेयी एंड देन ईरान प्रेसिडेंट थे सैयद मोहम्मद खतामी साइन ए डील टू डेवलप चाहबार पोर्ट। तो चाहबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए यहाँ पे डील साइन हुई थी अटल बिहारी जी के बीच में, और प्रेसिडेंट थे यहाँ पर सैयद मोहम्मद खतामी साहब। तो इनके बीच चाहबार पोर्ट को लेकर के डील हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है भारत और ईरान के बीच में। 2009 में फरजाद बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स हो गया था यहाँ पे, यानी ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था फरजाद बी को लेकर के। 2015 बात की गई, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर थे नितिन गडकरी साइंस एन MOU विद ईरान के साथ में MOU साइन किया था नितिन गडकरी साहब ने। BJP गवर्नमेंट आ चुकी थी 2014 में, उसके बाद की ये बात है। फिर आप देखिए 2016 में नरेंद्र मोदी विजिट तेहरान, डिस्कस चाहबार एंड फरजाद बी विद ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी। तो हसन रूहानी साहब थे उस वक्त जब मोदी सरकार आ चुकी थी, इन्होंने डिस्कशन किया फरजाद बी को लेकर के और चाहबार पोर्ट को लेकर के ईरान के अंदर। 2017 में रूहानी इनॉग्रेट्स फर्स्ट फेज़ ऑफ पोर्ट। चाहबार पोर्ट का जो फर्स्ट फेज़ था डेवलप करने का, उसको इनॉग्रेट किया था रूहानी साहब ने 2017 में। 2018 में ईरान एंड इंडिया साइन पैक्ट वर्थ $2 बिलियन फॉर कोऑपरेशन इन रेल कॉपरेशन में भी यहाँ पे एक ये डील साइन की गई थी $2 बिलियन की ईरान और इंडिया के बीच में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चाहबार पोर्ट यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, फिर ये फरजाद बी भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो इंडिया का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ से अपना एक्सपोर्ट लेके जाए, चाहबार पोर्ट के थ्रू ईरान में अंदर एंट्री कर लीजिए, और फिर सेंट्रल एशियन जो कंट्री है यहाँ पे अपना दबदबा बनाने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए इंडिया को डर है कि कहीं चाइना की ओर ईरान को झुकाव ना हो जाए। अब ये जो नए प्रेसिडेंट रईसी बन करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने का चाहबार पोर्ट का, तो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, देख सकते हैं। 2018 में फिर देखिए आप 10 फरवरी की बात है, ईरान साइंस एग्रीमेंट टू लीज द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ चाहबार पोर्ट। तो ईरान ने साइन किया एग्रीमेंट टू लीज द ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट का जो ऑपरेशन है यानी कि उसको चलाने का जिम्मा है वो इंडिया को देने का एग्रीमेंट साइन किया था 2018 में। जुलाई 2020 की बात करें तो ईरान शोज द डोर टू इंडिया इन बोथ चाहबार एंड फरजाद बी प्रोजेक्ट्स।
तो यहाँ पे डोर शो कर दिया है ईरान ने, मतलब कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियाँ हो रही हैं अभी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके चलते। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इंडिया और ईरान के बीच में, फरजाद बी और चहवार पोर्ट, तो इनके बारे में ज़रूर आपको आइडिया होना चाहिए। ये सारी की सारी न्यूज़ डिस्कशन इस एडिटोरियल के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे फिर से आ गई, आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके चलते गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने साइबर सिक्योरिटी हैंडल साइबर दोस्त का अलर्ट यहाँ पे जारी किया है। तो आप याद रखिएगा, एक ये इन्होंने वेब पोर्टल स्टार्ट किया है, होम मिनिस्ट्री का है साइबर दोस्त। तो साइबर दोस्त क्या कहता है कि यदि आपको लगता है कहीं भी आपके पास इस प्रकार से कोई कॉल, कोई इन्विटेशन आ रही है, कोई लिंक आ रही है, तो आप इनको रिपोर्ट कीजिए। ये इनकी वेबसाइट है होम मिनिस्ट्री की, इनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका नाम है साइबर दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए और अपने लोगों तक, दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए कि इस प्रकार की चीज़ होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है, साइबर दोस्त। तो होम मिनिस्ट्री ने साइबर सिक्योरिटी हैंडल साइबर दोस्त का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। देख सकते हैं साइबर हमलों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। 28% तक बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शनों में धोखाधड़ी के केस, 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ पिछले साल फ्रॉड के मामलों में। बहुत बड़ी अमाउंट है, 25,000 करोड़ साइबर क्राइम के कारण हुआ ये। 224% बढ़ा है लॉजिस्टिक में फ्रॉड, पहले नंबर पे है लॉजिस्टिक में फ्रॉड के मामले देखा जाए तो। 200% ठगी बढ़ी है टेलीकॉम सेक्टर में, दूसरे नंबर पर है ये। और 46% ज़्यादा साइबर फ्रॉड की चुनौती देखी जा रही है कारोबारी जगत में। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गया है साइबर जो स्पेस है ये, साइबर क्राइम। तो उसको लेकर के अभी साइबर दोस्त एक इन्होंने ये अलर्ट जारी किया है। यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं यदि आपको कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें सामने निकल करके आती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अभी आपको पता है मानसून स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ मानसून की बात की जा रही है। उत्तरी राज्यों में मानसून की गति धीमी हो गई है, दिल्ली को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। ये आपको पता है कि अभी जो डिस्टर्बेंस आया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके कारण ये गति धीमी पड़ गई है। तो काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी बरसात हो रही है। यूपी, उड़ीसा, यहाँ की बात की जा रही है। जो बंगाल की खाड़ी वाली जो इसकी विंग है, जो इसकी पार्ट, इसका मतलब दो जो इसकी ब्रांचेज है मानसून की, साउथ वेस्टर्न मानसून की, तो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून की ब्रांच है वो काफ़ी अच्छा इस परफॉर्मेंस दिखा रही है। परफॉर्मेंस का मतलब है काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है उन एरियाज़ के अंदर। तो यहाँ पे बात की जा रही है गंगा नदी की। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर यहाँ पे चल रही है। तो बात की जा रही है गंगा हरिद्वार और ऋषिकेश में खतरे के निशान को पार कर गई है। हरिद्वार में गंगा 294.1 मीटर पर बह रही है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से यह किनारों के ऊपर बह रही है। अलकनंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, आप समझ सकते हैं। ये है अलकनंदा, यहाँ से आती है भागीरथी नदी, और ये है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पर जाकर के नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए गंगा नदी कैसे बनती है। जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग पे, तो इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नदियों पे अभी बहुत ही अच्छा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम इतना अच्छा है आपको नदियों को समझने के लिए। आपको पता लगेगा कि बारिश किस एरिया के अंदर हो रही है और बाढ़ कहाँ पे आ रही है और किस प्रकार से नुकसान पहुँच रहा है। तो आपको मतलब कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से नदियों का फ्लो चल रहा है, कहाँ से कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। तो आप जब ये बारिशें होती हैं इनके बारे में आप पता रखिए कि गंगा नदी में बारिश हो रही है तो कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इनसे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। ये बहुत अच्छा समय होता है नदियों को सीखने और समझने के लिए। आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी की बता रहे हैं, ये अलकनंदा नदी के बारे में बता रहे हैं कि काफ़ी ऊपर चल रही है अलकनंदा नदी। तो इसका मतलब ये है कि गंगा नदी भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्लो चल रहा है गंगा नदी के अंदर पानी का, क्योंकि ये अलकनंदा से ही निकल के आ रही है। और आपको पता होगा कि गंगा नदी कहाँ पे बह रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट वहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पानी आगे जाएगा ही जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ें, अच्छा समय नदियों के बारे में सीखने के लिए ये जो बारिश का समय होता है। यहाँ पे बात की जा रही है ब्राज़ील की। तो कोरोना से 5 लाख मौतें हुई हैं, गुस्साई है यहाँ पे जनता। तो ये बात की जा रही है, इनका विरोध चल रहा है। राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो। इनका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है कोरोना से मौतों के चलते। देख लेते हैं लोकेशन यहाँ पे। ये है ब्राज़ील देश, यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है ब्राज़ील। ब्रिक जो कंट्रीज़ हैं उसमें ब्राज़ील शामिल है ये देश। तो आप देख सकते हैं ये है साउथ अटलांटिक ओशन और ये है पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लोकेशन से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर,
तो इस प्रकार की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।